हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और ओसीएम का धमाकेदार रिवीजन, जिसमें हम वन शॉट बना के आपको दे रहे हैं और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, कि मैंने ओसीएम के पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 11 तक के सारे वन शॉट करवा दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के वन शॉट्स। उसके अंदर भी हमने इकोनॉमिक्स के अंदर शुरू के पेपर नंबर 1 2 3 4 तक के वन शॉट करवा दिए हैं। और बच्चों के मैसेज है कि सर पीछे के चैप्टर्स थोड़े ज्यादा टफ है, तो पहले उसको खत्म कीजिए ना। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 11 का वन शॉट करवा दिया है। आज हम क्या देखेंगे, आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 10 का वन शॉट। बड़ा ही मजेदार वन शॉट होने वाला, डिटेल्ड रिवीजन के अंदर भी होगा, फास्ट भी होगा। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको आता है ना, तो भी एक बार जो तो जरूर से देखना इस वन शॉट को। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा कि आपको आता है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरे को अच्छे से आता है। बड़ा ही डिटेल्ड और बड़ा ही फास्ट वे के अंदर आपको एक मस्त मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपको एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। वीडियो को अंत तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करना कि भाई तू पढ़ ले, क्योंकि ये जो सर है ना, ये 90% की तैयारी करवा रहे हैं। तो चलो बेटा जी, आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। ओके बेटा जी, तो ये वन शॉट चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर हमारा ये है। इंडस्ट्रियल सेक्टर होता क्या है? तो बेसिकली देयर आर 3 सेक्टर्स होते हैं कोई भी इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन से? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी बिलीव दैट टू अटेन द फास्टर इकोनॉमिक सेक्टर, ये तीनों के सेक्टर में से सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है वो इंडस्ट्री सेक्टर हैज टू डेवलप। क्योंकि जितना ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप होगा, ऑटोमेटिक सर्विस सेक्टर डेवलप होगा, और उसके ऊपर डिपेंडेंट हमारा एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा। तो यहाँ पे बेटा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्यों हमको इंडस्ट्री सेक्टर को इंक्रीज करना चाहिए, क्या इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंपॉर्टेंस है? तो ये करता है हमारा स्पीडी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के स्पीडी ग्रोथ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये लाता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। मैंने आपको बोला था, जैसे एग्रीकल्चर में मशीन, ट्रैक्टर, पंप्स, मोटर्स, वो कहां से आता है? वो आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। हम जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं हमारे इकोनॉमी के, हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकेंगे। हमारा क्या होगा, जिससे हमारा ये सब चीजों से क्या होगा, हमारी इनकम इंक्रीज होगी, क्विक इंक्रीज इन द इनकम, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। बेटा जी देखते हो आप, जैसे कि आपके घर में पंखे हैं, एसी है, आपके घर में 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ये सब किसकी देन है? फ्रिज है, मतलब XYZ निकाल दो, वो सब किसकी देन है? वो सब इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो देन है। तो उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। देयरफॉर टू ओवरकम फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमको डेवलप करना ही होता है। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलप होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर मैं इसको दूसरे शब्द में बोलूं तो ये क्या करता है, ये हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लेबर इंटेंसिव जहाँ टेक्निक यूज की जाती है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज होती है? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब वहाँ पे लेबर ज्यादा काम करते हैं। वहाँ पे ज्यादा लेबर काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर आता है हमारा एक्सपोर्ट इनकम। बेटा एक्सपोर्ट इनकम क्या होता है? जब इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर करता है ना, तो उससे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, जिससे पूरे देश का सेल्फ कंजम्पशन तो यूज हो ही जाता है। उसके अलावा भी गुड्स का क्या बच जाता है? सरप्लस बच जाता है। और वो जो सरप्लस को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, और उस फॉरेन एक्सचेंज को हम अपने देश के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। फिर आता है बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा जी ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी यूजफुल इन अटेंडिंग द रैपिड एंड द बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री देयर इज अ राइज इन द डिमांड ऑफ अ प्राइमरी कमोडिटी। ये जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारे प्राइमरी कमोडिटी की डिमांड क्या होती है? बढ़ती जाती है। प्राइमरी मतलब जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती है, और जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे प्राइमरी नेसेसिटीज को हम कंप्लीट करते हैं, तो हमारी जो एक्सेस इनकम हो जाती है ना, मतलब जो हमारी सेविंग्स होती है, उससे हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं लग्जरी गुड्स की। मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स से हमारी इनकम बढ़ती है। पहले हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करते हैं, वंस अवर नेसेसिटी सेटिस्फाई होती है, फिर हम लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये भी कौन सेटिस्फाई करके देता है? इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये मैंने ऊपर ही दिखा
लिखा था यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। मॉडर्नाइजेशन कैसे होता है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या लगता है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबमरीन फार्म इक्विपमेंट, जिससे क्या होता है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, उसके प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो ये सब कौन प्रोवाइड करके देता है, एग्रीकल्चर। स्ट्रेंथन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बेटा जी एक इकोनॉमी को मजबूत बनाता है कौन, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एसेंशियल फॉर सॉलिड इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे बेटा जी जैसे कि हमारा जो देश है, देश के अंदर क्या बनता है, जैसे बुशेस, ट्रक्स, रेलवे, प्लेन, कार, टू व्हीलर्स, ये क्या करता है, ये हमारे इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, हमारे इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। फिर चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, मतलब हमारा जो सोचने का नजरिया है वो चेंज हो जाता है। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू इंडस्ट्रियल कल्चर इमर्ज, इंडस्ट्री के अंदर नए कल्चर आते हैं। ड्यू टू विच द न्यू वैल्यू लाइक डिसिप्लिन बढ़ता है, लोगों में हार्डवर्क बढ़ता है, कॉम्पिटिशन आता है, टीम वर्क आता है, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉर्पोरेशन, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन, स्किल, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी गेट डेवलप। मतलब ये क्या हो रहा है, हमारी सोच बदल रही है, हमारा सोचने का जो ऑर्थोडॉक्स जो पुराना जो तरीका था, जो हम फिजिकल हार्डवर्क करते थे वो सब बदल जाता है। हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, हार्डवर्क आएगा, कॉम्पिटिशन, टीम वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉर्पोरेशन, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज हमारे डेवलप होती है, जिससे ओवरऑल हमारा क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो बेटा जी ये फायदे होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट, इट डिपेंड ऑन द ओनरशिप, इट डिपेंड ऑन द प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीजें आ गई। अब इसी चीज को हम क्या करने वाले, इसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला क्या देखने वाले हैं, हम इन्वेस्टमेंट साइज के ऊपर इसको देखेंगे। ओके तो अब हम आते हैं हमारे कौन से, इंडस्ट्रियल सेक्टर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट साइज के ऊपर। बेटा ये शॉर्ट में, ये वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो चार्ट है ना, आप इसको अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही प्रॉपर वे के अंदर एक टेबुलर फॉर्म में डाल दिया है, जिससे ये आपको क्या करेगा, आसानी करेगा पूरे कंसेप्ट को समझने के अंदर। ये जो इन्वेस्टमेंट साइज है ना, तो इन्वेस्टमेंट साइज के हिसाब से हमारे टोटल 5 इंडस्ट्री होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, टाइनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल। तो ये तो याद रखा, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब इसमें और दो आपको याद रखने, कॉटेज एंड टाइनी। अब इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या आती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइज के हिसाब से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आती है नेग्लिजिबल आता है, मतलब बहुत माइनर इन्वेस्टमेंट से आप कॉटेज इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होती है टाइनी के अंदर 25 लाख तक की, अगर आप कोई भी फैक्ट्री सेटअप करते हो तो उसको टाइनी बोलोगे। 25 से लेके 5 करोड़ तक की अमाउंट लगाते हो तो 5 करोड़ तो उसको स्मॉल। सब 25 से लेके 5 करोड़ स्मॉल। हाँ जी, ये अभी जो लिमिट है वो चेंज हो गई, लेकिन आपके कोर्स में चेंज नहीं हुई, तो हम इसी को स्टडी करेंगे। तो 25 से लेके 5 करोड़ किसके अंदर कवर आता है, स्मॉल स्केल के अंदर। 5 से लेके 10 किधर आएगा, मीडियम के अंदर, और 10 से ज्यादा किधर आएगा, लार्ज स्केल के अंदर। बेटा ये जो टेबल है ना, इसमें से बहुत सारे आपके 1 से 2 एमसीक्यू आराम से बनेंगे, इसलिए इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा आता है। एक आपका टाइनी के अंदर आता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होता है, नेग्लिजिबल आता है। फिर दूसरा आपका लार्ज स्केल के ऊपर आता है, जहाँ पे लिखा होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होती है, तो मोर देन 10 करोड़ रुपए होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटा जी इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, प्रोडक्शन टेक्निक कौन सी यूज की जाती है। अगर सपोज टाइनी इंडस्ट्री हो तो बेटा जी टाइनी हो, कॉटेज हो कि स्मॉल स्केल हो, तीनों के अंदर हमारी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइज इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम यूज करते हैं, मतलब मोर हमारे लेबर होता है। और ये जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइज 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती है, इसलिए यहाँ पे दोनों आते हैं, लेबर प्लस कैपिटल। लेबर मतलब कि मैनुअल वर्क, और लेबर मतलब ऑटोमेशन, कैपिटल मतलब ऑटोमेशन। तो यहाँ पे दोनों देखने को मिलता है। लेकिन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी तो लार्ज स्केल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइज बड़ा है, इसलिए वो क्या करते हैं, वहां पे मशीनरी और पूरा ऑटोमेशन रखते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल, बेटा जी ये जो एग्जांपल है याद रख लेना, आपके इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट से। जैसे आपको पूछता है कि आपको क्या पूछता है, स्टिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री का एग्जांपल है, कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, खादी पापड़ के ऊपर भी आता है, खाकर कौन सी इंडस्ट्री आती है, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे है ना, ये आपका ये पूछेगा कि हाँ रेलवे डिपार्टमेंट में, इसके ऊपर कौन सा दूसरा क्वेश्चन बनता है, आपका मेटल और लेदर, ये वाला एग्जांपल आता है, कौन सा बताना है, टाइनी। इसलिए इसके एग्जांपल आप खास याद करना बेटा। ओके चलो फटाफट देखते जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल क्या है, खादी, पापड़, खाखरा, इंटेंस स्टिक इंडस्ट्री। ओके, टाइनी इंडस्ट्री में कौन सा आता है, आर्टिस्टिक वर्क आएगा, मेड फ्रॉम द मेटल एंड द लेदर, क्ले एक्सेट्रा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, यूनिट प्रोड्यूस टूल,
सिंपल कंज्यूमर गुड्स, ऑटो रिपेयर यूनिट्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। फिर मीडियम स्केल के अंदर, मीडियम के अंदर कौन सा आता है, इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी केमिकल, जहां पर मशीनरी यूज हो रही, केमिकल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह यूज हो रहा है, तो वो आएगा मीडियम के अंदर। एंड लार्ज स्केल के अंदर क्या आता है, लार्ज स्केल के अंदर जो रेलवेज, बिग व्हीकल्स, आयरन्स वगैरह जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, लार्ज स्केल के अंदर आते हैं। ओके, और इसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर तो यहाँ पे क्योंकि ये छोटा सा बिजनेस होता है, ये कौन रन करता है, फैमिली मेंबर्स रन करते हैं। यहाँ पर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या करती है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं ये क्या करती है, इस मीडियम और बिग इंडस्ट्री को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये सब्सिडी इंडस्ट्री टू द बिग इंडस्ट्री। ओके जी, तो यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे हमने ये देख लिया, कॉटेज इंडस्ट्री, फैमिली मेंबर्स, या तो फैमिली मेंबर्स इसको करते हैं, सिंपल इक्विपमेंट यूज होंगे, नेग्लिजिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीन इन्वेस्टमेंट, इसको और इसके ये एग्जांपल। ठीक है, टाइनी के अंदर हमने क्या देखा, लेबर इंटेंसिव यूज करती है, अमाउंट 25 लाख तक का, और इसके ये एग्जाम्पल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे इसकी लिमिट 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करिए, और इसको ये क्या करती है, बिग इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, इसको और क्या बोलता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। ओके, मीडियम स्केल के अंदर हमने लिमिट देखा था 5 से 10 करोड़ के अंदर, ये दोनों यूज करती है, लेबर भी यूज कर सके और कैपिटल भी, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और इसके ये एग्जांपल। और लास्ट में आता है लार्ज स्केल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्या होता है, 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है तो लार्ज स्केल के अंदर आएगा। ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करती है, कैपिटल इंडस्ट्री को यूज करती है, और ये इसके एग्जाम्पल। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम देखो हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टमेंट के बेस पे कंप्लीट किया। अब ओके, अब हम देखते हैं ओनरशिप के बेस में। ओनरशिप बेटा जी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के इसमें से हमारा एमसीक्यू आता ही है, इवन मैं बोलूंगा ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट था। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप में आता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। बेटा जी पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वो सेक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर हमारा एमसीक्यू आता है 1 नंबर का। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर जहां पे ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, उसी को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। क्या, ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जैसे कि हमारा रेलवे, टेलीफोन, पोस्ट एक्सेट्रा। अब इसके अंदर भी 3 कैटेगरी होती है, क्या इसमें भी 3 कैटेगरी होती है। पहला आता है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो डायरेक्ट ऑब्जर्व की जाती है बाय द गवर्नमेंट, वो इंडस्ट्री जो डायरेक्ट ऑब्जर्व की जाती है बाय द गवर्नमेंट। तो इट इंक्लूड इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रोविजन इन द बजट। ये क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट का बजट आता है, अगर आपको मालूम नहीं हो तो बजट कब आता है, 1 फरवरी एवरी ईयर आता है, जिसके अंदर देश के अंदर गवर्नमेंट कौन कौन से खर्चे करेगी वो सब बताते हैं आने वाले साल के लिए, एंड आने वाले साल के अंदर वो खर्चे के सामने कहाँ कहाँ से इनकम होगी वो सब भी बताती है। तो अभी हमारा आज 31 तारीख है और कल 1 फरवरी को हमारा बजट है, तो आप 1 तारीख को बजट जरूर से सुनिए। तो यहाँ पे क्या इनकम और एक्सपेंडिचर का प्रोविजन बजट में रखती है, इसी को बोला जाता है डिपार्टमेंट इंडस्ट्री। बेटा ये ना, ये इसके ऊपर हमारा एमसीक्यू आता है कि जैसे रेलवे और पोस्ट कौन सा इंडस्ट्री का पार्ट है, तो वो आएगा डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। कौन सा, डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी चीजें, ऐसे यूनिट्स जो ओन तो कौन करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसको चलाता कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर इंडिपेंडेंट कंट्रोल। उसका एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाता है इंडिपेंडेंट कंट्रोल के हाथ में दे दिया जाता है, जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन रुको, क्योंकि ये ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, भले वो कंट्रोल किसी और के पास है, लेकिन चलने किसकी वाली है, चलने वाली है गवर्नमेंट की। मतलब इन्फ्लुएंस किसका होगा, गवर्नमेंट का ही होगा। जैसे कि हमारा LIC, GSFC, GNFC, यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। LIC बताओ कौन सा है, GNFC, GFC, GSFC ये कौन सा है, तो ये आएगा पब्लिक कॉर्पोरेशन। लास्ट आ रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बेटा जी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ये जो अंडरटेकिंग होती है ना, ये वैसी ही होती है जैसे कंपनी होती है। मतलब इनको कंपनी लॉ के अंदर ये जो है ना, इसको मैनेज कौन करता है, लाइक प्राइवेट कंपनी का जैसे मैनेजमेंट होता है वैसे इसका भी मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर भी क्या कंपनी लॉ एप्लीकेबल होता है। बेटा जी ये भी क्या करते हैं, इश्यू करते हैं शेयर्स को, सेल करते हैं शेयर्स को, और फंड को रेज करते हैं। दे आर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोई भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, जैसे कि क्या है, हमारा भेल है, ONGC है, IOC है, ये सब क्या होते हैं, ये हाँ सब है हमारे ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट्स है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। बेटा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब क्या? प्राइवेट सेक्टर मतलब सिंपल, जितने भी प्राइवेट लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ओन एंड मैनेज बाय द प्राइवेट सेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे कि क्या है, जैसे कि हमारा जहाँ पे पर्सनल ओनरशिप आती है, पार्टनरशिप आती है, जैसे कार, टीवी शोरूम्स के जो भी ओनर हैं वो सब क्या पे आएंगे? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में आएगा। नेक्स्ट आता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। बेटा ज्वाइंट सेक्टर मतलब दो सेक्टर ज्वाइंट हो रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ज्वाइंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ओनरशिप राइट ऑफ द इंडस्ट्री यहाँ पे किसको दे दी जाती है? पीपल को दे दी जाती है, टू द पीपल एंड इंस्टीट्यूट 51% और मोर आर जॉइंटली सेक्टर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो भी पावर्स है वो किसको दे दिए जाते हैं? हम लोगों को दे देते हैं। ठीक है, थ्रू द इंडस्ट्री ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री स्टिल इट रिमेन इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, मगर स्टिल यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या होगा? ज्यादा होगा। लास्ट आ रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। बेटा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब होता है जो क्या होता है, छोटे छोटे जब लोग क्या करते हैं, जब वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लोगों का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो, तो बोले हम क्या करेंगे, हम एक कॉर्पोरेशन बनेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर बनेंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब आपने बैंक के अंदर सुना होगा या आपने मिल्क के अंदर सुना होगा, यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रोकने के लिए, लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रोकने के लिए, कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रोकने के लिए कितने चीज का एक्सप्लॉयटेशन? 3 चीजों का एक्सप्लॉयटेशन। कौन कौन सा हो रहा है? ओनर के द्वारा, लेबर के द्वारा, कंज्यूमर, टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर पर एक्सप्लॉयटेशन, ओनर पे खुद पे एक्सप्लॉयटेशन एंड द लेबर ओनर एंड कंज्यूमर, ये 3 पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या लाते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर लाते हैं। जैसे ये इसके एग्जांपल है बेटा, ये इसके आपको याद रख लेना कि ये को एंड इफको, ये इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया है कि बताओ ये कौन से सेक्टर का एग्जांपल है? तो ये आएगा हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल है। बेटा ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। पहला वाला क्या देखा था हमने? देखा था यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था ना, वो था इन्वेस्टमेंट साइज, मतलब हम जो साइज के हिसाब से इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे, अलग अलग साइज की। और ये वाला क्या है? ये वाला साइज के हिसाब से नहीं है, ये ओनरशिप के हिसाब से। किसके हिसाब से? ओनरशिप के हिसाब से। ओनरशिप के हिसाब से हमने क्या देख लिया? पब्लिक सेक्टर, उसमें 3 डिपार्टमेंटल, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। फिर हमने प्राइवेट सेक्टर देखा, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, और लास्ट हमने देखा कोऑपरेटिव सेक्टर। अब एक और 2 आते हैं, इसी के साथ ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। 2 कौन सा? टाइप ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स का मतलब क्या आता है? ये आपने देख रहे हैं, ये एक मॉल है जिसके अंदर फिनिश गुड्स मिल रहा है। हाँ जी, जिसमें फिनिश गुड्स मिल रहा है, मतलब ये हो गया कि हाँ ये हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। क्या? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ऐसी सारी चीजें जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती है, वैसी इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो जो सेटिस्फाई करती है द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पीपल, उसको कंज्यूमर गुड्स बोलता है। इंडस्ट्री ऑफ दिस टाइप आर क्या होते हैं? उसको हम बोलते हैं, जो भी इस प्रकार की इंडस्ट्री होगी उसको बोलेंगे हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट इसके एग्जांपल ये दे रखे हुए हैं, ठीक है, ये सब घी, सॉप, शैम्पू, पाउडर जो हम कंज्यूम करते हैं, मतलब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका यूज करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो अभी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, वो सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में है। तो जो भी गुड्स में सेमी फिनिश गुड्स के अंदर होते हैं वो क्या आता है? वो आता है इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका अभी भी कोई ना कोई स्टेज पे पेंडिंग है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। ओके, जैसे कि हमारा यार्न, स्टील शीट, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब अभी भी हमारे पेंडिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। तो बेटा जी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हमने क्या किया? हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो अलग अलग चीजों पर डिपेंडेंट है, डिवाइडेड है, जैसे इन्वेस्टमेंट साइज के ऊपर, ओनरशिप के ऊपर एंड प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हमने खत्म किया। तो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, बस 10-15 मिनट के अंदर हम ये चैप्टर को कर देंगे खत्म। तो चलो आ जाते हैं, हमारा यहाँ तक हो गया। ओके, मेजर। अब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए हैं? ओके,
अब हम आते हैं मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बेटा जी इंडस्ट्रियल सेक्टर जब इतना डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी इकोनॉमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स लेती है उसको डेवलप करने के लिए। तो ये है मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। कौन कौन सा, स्टेट ओन एंटरप्राइज। बेटा जी ये बात उन टाइम की है जब हमारा देश आजाद हुआ था। उस टाइम पे हमारे देश के अंदर जो ब्रिटिशर्स हमको ऐसे पूरा लूट के ले गए थे, हमारे कंट्री के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। तब उस समय गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्री का होना जरूरी है, लेकिन लोगों के पास न तो पैसा है न उनके पास कोई नॉलेज है। इंडस्ट्री डेवलप कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, हम खुद, गवर्नमेंट खुद क्या करेगी, फैक्ट्रीज बनाएगी, मिलें चलाएगी, फैक्ट्रीज वगैरह को वो चलाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद की जो इंडस्ट्री सेटअप की जिसमें गवर्नमेंट पैसा लगाती थी, और उसको गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज बोला जाता है। तो गवर्नमेंट रन बेसिक इंडस्ट्री की इंडस्ट्री, जो क्या करे, जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता था, जहां पे रिस्क ज्यादा होता था, वहां पे लोग आते नहीं थे मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वैसे इंडस्ट्रीज को कौन रन करने लगी, स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट खुद रन करने लगी। नेक्स्ट आता है, साथ ही साथ लोगों खुद का, तो मतलब गवर्नमेंट ने खुद तो बिजनेस स्टार्ट किया ही, ऐसी इंडस्ट्रीज स्टार्ट की, साथ में उन्होंने एनकरेज भी किया किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को। उनको बोला कि भाई हम आपको टैक्स कम लगाएंगे, आपको सस्ते रेट पे क्या देंगे, हम सब्सिडीज देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे, आप आओ और इंडस्ट्री लगाओ। तो बेटा जी गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि उसने चीप लैंड दे दी, पावर दे दिया, वाटर टैक्स कंसेशन दे दिया, इजी फाइनेंस दे दिया, और बोला कि आप इंडस्ट्री लगाओ। उसके बाद आता है इंपोर्ट टैरिफ। गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ को कम कर दिया। सर इंपोर्ट टैरिफ को कम करने का क्या फायदा? बेटा इंपोर्ट टैरिफ को कम करोगे तभी तो क्या होगा, बाहर की टेक्नोलॉजी को हम इंडिया के अंदर लाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इम्पोज द टैक्सेस ऑन द इंपोर्ट टू मेक फॉरेन गुड्स कॉस्टली एंड डोमेस्टिक परफेक्ट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब क्या हुआ, एक तो कौन सी जो टेक्नोलॉजिकल वाली चीजें थी ना, उस पर इंपोर्ट टैरिफ कम किया, और जो चीजें जो फिनिश गुड्स वाले हैं, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, उस पर क्या किया, इंपोर्ट बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम ना नड़े। नेक्स्ट आता है टेक्निकल स्किल एंड ट्रेनिंग। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग, जिससे क्या होता है कि लोगों का क्या बढ़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब लोगों की ट्रेनिंग बढ़ती है, डेवलपमेंट होता है, उनका मेंटल कैपेबिलिटी एक्सपांड होती है, जिससे क्या होता है, जिससे इंडस्ट्रीज को लोगों, वैसे लोग मिलते हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉय कर पाते हैं, और वो उनके एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उनके प्रोडक्शन के अंदर उनको मदद करते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द न्यू इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट मार्केटिंग टू हेल्प द इंडस्ट्री कॉम्पीट ग्लोबली। तो वो जो लोग होते हैं जो स्किल्स लेके आते हैं, जो टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग लेके आते हैं, वो वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके कारण इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पीट कर पाती है। इकोनॉमिक सपोर्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आपको इकोनॉमिक सपोर्ट देती है, मतलब आपको सब्सिडाइज रेट पे देगी, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिससे आपको जो चीजें मिलेगी वो सब्सिडाइज रेट में, मतलब कम रेट में मिलेगी, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा कम, और जिसके कारण क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होते ही आप ग्लोबल लेवल पे क्या कर पाओगे, कॉम्पीट कर पाओगे दूसरी इंडस्ट्री से। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देती। बेटा जी अगर रोड नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वाटर फैसिलिटी नहीं होगी, तो इंडस्ट्री चलेगा कैसे, इंडस्ट्री बनेगी कैसे? तो गवर्नमेंट बोलती है तुम टेंशन नको लो, तुम टेंशन मत लो, मैं आपको रोड दूंगा, पावर दूंगा, वाटर दूंगा, बैंकिंग दूंगा, ट्रांसपोर्ट, बोलो तुमको क्या चाहिए, सारी फैसिलिटीज तुम्हारे आजू बाजू डेवलप करके देंगे, ताकि तुमको इंडस्ट्री को चलाने में मदद हो। तो यहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, जाके आपके लिए कॉस्ट भी कम होगी, और आपको एनकरेजमेंट मिलेगा इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। सेटिंग अप वेरियस इंस्टीट्यूट एंड पॉलिसी, गवर्नमेंट बहुत सारी इंस्टीट्यूशन लाएगी, बहुत सारी पॉलिसीज लाएगी, ऐसी पॉलिसीज जो बिजनेस को एनकरेज करती हो उसको डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट फ्रेम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉ, सेटअप इंस्टीट्यूशन लाइक इडबी, सिडबी, आईसीआई, जो आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी इंडस्ट्रीज को। तो ये बेटा थे गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स जो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मदद करते हैं। फटाफट कौन कौन सा है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट खुद बिजनेस करेगी, गवर्नमेंट लोगों को इंकरेज करेगी तुम आके बिजनेस करो, इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ा देगी, ताकि वो क्या होगा, जो भी इंपोर्टेड गुड्स जो इंडिया में आ रहा है, जिसके कारण जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर हो रही है वो अब सफर नहीं होगी, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो डोमेस्टिक प्लेयर का जो हमारे लोकल गुड्स है उनका माल ज्यादा बिकेगा। गवर्नमेंट टेक्निकल स्किल एंड ट्रेनिंग देगी, ताकि वैसे लोग इंडस्ट्री के अंदर जल्दी से एम्प्लॉय हो सके,
और इंडस्ट्री हमारी डेवलप हो। इकोनॉमिक सपोर्ट देगी मतलब चीप रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे क्या मिलेगा आपको, गुड्स मिलेगा, लैंड मिलेगी, ताकि क्या होगा आप इंडस्ट्री में कॉम्पीट कर पाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको रोड, पावर, वाटर, बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। सेटिंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन करेगी ताकि आपको इंडस्ट्री डेवलपमेंट में हेल्प मिले। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा सेज। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ रहा है, सेज। सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बेटा जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब आया था, 1 अप्रैल 2000 के अंदर आया था, आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेज कब आया था, 1 अप्रैल 2000 को आया था। इसका मेन पर्पस क्या था बेटा जी, इसका मेन पर्पस था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, यहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना। FII जिसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII को अट्रैक्ट करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना। हम वो एक पर्टिकुलर एरिया को, ये होता क्या है सेज। सेज का मतलब होता है कि ये सपोज हमारी कंट्री है, कंट्री के अंदर पर्टिकुलर एरिया को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, सेज एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। जिससे क्या होता है वहां पे जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है एक्सपोर्ट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट करना उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। बेटा जितने भी फैक्ट्रीज यहाँ पे होगी ना, उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा ना वो एकदम कम लगेगा या तो नील होगा। तो उससे क्या होगा, जितना टैक्स कम होगा, नील होगा, उससे उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम आएगा, उनका गुड्स प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी, तो वो कॉम्पीट ज्यादा कर पाएगा ग्लोबल लेवल पे। और यहाँ से ज्यादा क्या होगा, इस एरिया से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, तो हम बाहर से क्या आएगा, बाहर से इंडिया के अंदर क्या आएगा, एक्सपोर्ट अर्निंग आएगा। क्या आएगा, एक्सपोर्ट अर्निंग। एक्सपोर्ट अर्निंग मतलब किस फॉर्म में आएगा, एक्सपोर्ट अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और वो फॉरेन एक्सचेंज का हम क्या करेंगे, उस फॉरेन एक्सचेंज का यूज करेंगे इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, और जो हमको इंपोर्ट जो चीजें खरीदे उसको खरीदेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने उस पर्पज से हमने सेज बनाया था। सबसे पहले सेज कौन लाया था, सबसे पहले सेज लाया था चाइना, और चाइना को देख के ही उसके ये जो सेज लाने से उसके वहां पर काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। उसी का डेवलपमेंट देख के इंडिया ने भी सेज अडॉप्ट किया था 1 अप्रैल 2000 के अंदर। ओके जी, तो यहाँ पे FII को अट्रैक्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और वर्ल्ड में अपनी इमेज बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना प्रोडक्ट को इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या लेके आए, सेस। इसके बेनिफिट क्या होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ये अट्रैक्ट करता है FII को। यहाँ पे ये जो होता है फ्री टैक्स फ्री जोन, यहाँ पे क्या हम डिक्लेयर कर देते हैं, टैक्स फ्री जोन मतलब इस एरिया के अंदर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा सर, तो एक क्या ऐसा हो सकता है कि सेस के अंदर मैं गुड्स बना के लोकल बेच सकता हूं क्या डोमेस्टिक के अंदर? नहीं नहीं नहीं, लोकल बेचोगे तो आपको नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। लेकिन अगर आपने सेस के अंदर गुड्स बनाया और वहां से सेस के अंदर गुड्स बनाया और वहां से एक्सपोर्ट किया, तो ही आपको क्या होगा, आपका जो टैक्स होगा वो नील होगा। अगर आप क्या करोगे, स्पेशली वहां से एक्सपोर्ट करते हो तो, क्योंकि सेस का पर्पस ही है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ठीक है, अब तक बेटा जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सेस हैं? इंडिया हैज सेटअप 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन आता है ये गुजरात का। गुजरात के अंदर कहाँ पे, कंडला और सूरत के अंदर है। और दूसरा आता है ये वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में क्या है, फैल्टा। फैल्टा के अंदर क्या है, हमारा सेज है। और फिर चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु है, और फिर सांता क्रूज महाराष्ट्र के अंदर है। वेस्ट बंगाल के अंदर बता दिया, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। इन एडिशन टू अभी नए न्यू 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी प्रपोज किया गया है। तो ये था बेटा हमारा सेज। सेज के बेनिफिट क्या है, और अब तक कितने सेज है, और कहाँ कहाँ पे है, और कितने को और प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। हमने ये ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। जिनका टर्नओवर क्या होता है 25 लाख से 5 करोड़ के बीच तक का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। जनरली ये कौन सी यूज करती है, लेबर इंटेंसिव ज्यादा यूज करती है, कैपिटल इंटेंसिव कम यूज करती है। ओके, ये जो SSI आते हैं ना, SSI का बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ये जो SSI आती है ये लेबर इंटेंसिव यूज करती है, इसलिए लेबर के कारण लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। यहाँ पे छोटी सी अमाउंट से ही SSI क्रिएट हो सकता है, क्योंकि 25 लाख से 5 करोड़ बड़ी अमाउंट नहीं होती। लोन से भी लोग क्या करते हैं, लोन लेके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो छोटी अमाउंट चाहिए होती है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनको अर्बन में आने की जरूरत नहीं होती। रूरल के अंदर हो आप, तो रूरल में बैठे बैठे भी आप ये फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन रूरल एरिया भी इजीली हो जाता है। ये बैकवर्ड एरिया को भी डेवलपमेंट करता है।
रीजनल रिड्यूस रीजनल इनबैलेंस, ये क्या होता है बेटा जी? क्या होता है, जो बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, बिग इंडस्ट्री, वो हमेशा किसको सिलेक्ट करती है? वो हमेशा सिलेक्ट करती है सिटीज को। लेकिन जो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है ना, स्मॉल इंडस्ट्री, वो जहाँ है ना इंडस्ट्री, जो जहाँ है वहीं से स्टार्ट करती है। तो ये जहाँ, अगर ये रूरल में है तो रूरल के अंदर ही अपने बिजनेस को प्रमोट करेगी। तो क्या होगा, इससे रूरल एरिया का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल हर एक जगह का डेवलपमेंट होता है जब हम एसएसआई को प्रमोट करते हैं। तो एसएसआई के अंदर इसके कारण क्या होता है, रीजनल इम्बैलेंस नहीं होता। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम बिग इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, एक रीजनल बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा और एक रीजनल बहुत कम डेवलप होगा। तो ये यहाँ पे एसएसआई में ये नहीं होता। टू हैव एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ, यहाँ पे नेशनल इनकम और वेल्थ का क्या होता है, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सभी लोग छोटी छोटी अमाउंट से बिजनेस करना है, सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सभी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ते है, ग्रोथ बढ़ता है और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है। तो बेटा यही है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पे आ गया था, शॉर्ट में लिखा था, मैं आपको डिटेल में भी बता देता हूँ। और ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर मदद करता है, ये मैंने आपको बताया था। लिखा कि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है तो क्या होगा, लार्ज एम्प्लॉयमेंट होता है लेबर इंटेंसिव के कारण। सेकंड, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, जितने ज्यादा एसएसआई को आप प्रमोट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एसेंशियल गुड्स बढ़ेंगे, हैव अ रैपिड ग्रोथ इन द प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन यूनिट्स, आप इजीली बढ़ा सकते हो, क्यों? क्योंकि छोटी अमाउंट से चाहिए होता है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन यूनिट मतलब नंबर ऑफ एसएसआईज भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, जो सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को। हम क्या करते हैं, जितने ज्यादा एसएसआई होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा सेल्फ कंजम्पशन तो यूज हो ही जाएगा। उसके अलावा जो सरप्लस गुड्स बचेगा उससे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। नेक्स्ट आता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये जो एसएसआई वो क्या यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, जो जिसके कारण क्या होता है, जैसे हमारा जो देश है वो लेबर अबंडेंट देश है। अबंडेंट मतलब हमारे पास लेबर भर भर के पड़ा हुआ था। हमारे जैसे देश के लिए एसएसआई क्या है, एक वरदान है। नेक्स्ट आता है सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा जी एक्सपोर्ट होगा तो हमारे पास बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जिसका हम क्या करेंगे, जिसका हम यूज करेंगे हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। ये जो होता है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही एसएसआई क्रिएट हो जाता है। बड़ी इंडस्ट्री होते हैं जैसे 100 करोड़ इंडस्ट्री है, तो वो उसको मशीन खरीदेगी, लैंड खरीदेगी, बिल्डिंग बनाएगी, वो सब करेगी। उसको डेवलपमेंट होने में 6 महीने, साल भर, 2 साल भर लगता है। लेकिन एसएसआई क्या है, छोटी सी एक फैक्ट्री खरीदी, एसएसआई मशीन खरीदी, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही क्या होता है, ये क्विकली स्टार्ट कर दी जाती है, उसका प्रोडक्शन जल्दी से चालू हो जाता है। यहाँ पे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये जहां है वहीं से अपना बिजनेस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हर एक एरिया का डेवलपमेंट होता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है। तो बेटा जी इसी के साथ एसएसआई का इंपॉर्टेंस क्या है हमने ये देखा, और हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। हमारा अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के अंदर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल, कंसेप्चुअल और सारे तरीके से बताया हुआ है। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको फटाफट रिकैप हो गया होगा। अब आपको लगता होगा कि हाँ सर, पहले जो मेरे को लग रहा था कि यार आता ही नहीं आता, लेकिन आपका वीडियो सुनने के बाद अब मेरे को लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर तो बहुत ही मजेदार है, आसान है और एकदम सिंपल भी है। तो बेटा कमेंट में जाना और लिखना कि सर आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है। बच्चा ये हमको बताओ, सर ये चैप्टर हमको बहुत अच्छा लगा है। जो भी आपको लगा है चैप्टर के अंदर, जितना मजा आ रहा है वो लिखो। और आपको और कौन कौन सा वन शॉट किया, तो कौन कौन सा कोई टॉपिक है जिसका आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए, वो आप भी मेरे को बताना, मैं आपको उसको भी कंप्लीट करके दूंगा। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, करते रहें, अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहें।